और नमस्कार और जय हिंद साथियों। कल हम लोग एडिटोरियल की जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी पढ़ रहे थे जो न्यूज़ में रहे कुछ टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे जीविका परियोजना। जीविका जो है परियोजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। जीविका बिहार में महिलाओं के विकास सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को समूहों में जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। कोइलवर एवं गरौल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है, जिसमें 700 जीविका दीदी कार्य कर रही हैं। जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित स्वनियोजित करने का लक्ष्य है। जीविका द्वारा राज्य से बाहर दो केंद्र बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बेंगलोर में स्थापित किया गया है। जीविका दीदियां द्वारा अब तक 3.39 मतलब 3.39 करोड़ पौधा रोपण किया गया है। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के सहयोग से जीविका दीदी सोलर पैनल निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। गया जिले में जे वाइड्स कंपनी की स्थापना की गई है, जो इस उद्यम को संचालित कर रही है। ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान कराने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों में 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो ये जीविका परियोजना है बिहार सरकार का। जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार। दुबई में संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। 20वें CSIE गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। किसको? जल जीवन हरियाली अभियान को। अगला जो नेक्स्ट रहा था टॉपिक, टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड से दो दो पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस टीबी, है ना, विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक तथा पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजना है। छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, लागत 411.31 करोड़ रुपए। पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया PMCH अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, लागत 422 करोड़ रुपए। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य, लागत जो 210.13 करोड़ रुपए। भागलपुर जिला अंतर्गत
अगुआ नी घाट, सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुंच पथ का विस्तारित निर्माण कार्य लागत 209.32 करोड़ रुपए। गंडक नदी पर 70 घाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सो अभी हम लोग अगला टॉपिक है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। 100वें जन्मदिन, ये याद रखिए, 100वें जन्मदिन के अवसर पर इनके बारे में, मतलब कर्पूरी ठाकुर के बारे में, इनका जन्म जो हुआ था वो 24 जनवरी 1924 को, याद रह जाएगा, 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया जिला, पितौंझिया गांव, सॉरी पितौंझिया गांव अब कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ। और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। 24 में जन्म हुआ था और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। जननायक के नाम से, जननायक इनको कहा जाता था। लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इनका कैरियर 1952 से शुरू हुआ था। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कहाँ पे? ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। ये इन्हीं का देन है कि जो बिहार में आज मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ अंग्रेजी को रखा गया है, लेकिन उसका मार्क्स न जुड़ता है और ना उसको, उसमें फेल करने वाले कभी रुकते हैं। तो इसको अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया गया। ये किनका देन है? कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। तो ये नीतीश कुमार आज लागू कर रहे हैं, लेकिन 1970 में ही जो था ना, कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में, भारत रत्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो क्या है? भारत रत्न है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954 को हुआ था। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। इनमें ये शामिल है, कौन कौन से शामिल है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं भाजपा के, है ना, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हैं, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव है और एमएस स्वामीनाथन है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, बिहार से कर्पूरी ठाकुर, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, तो बिहार से थे। और ये सोशलिस्ट पार्टी से पहले अपना जो होता है ना कैरियर की शुरुआत किए थे, है ना। और इनको हम लोग जननायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जननायक कहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, याद रहेगा, भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो है नेता है। चौधरी चरण सिंह और जो होते हैं पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और एमएस स्वामीनाथन जो होते हैं ना, वो क्या थे? स्वामीनाथन, है ना। तो पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। भारत रत्न में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए जो होता है ना पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी
सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। 1954 में तीन आदमी को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49th व्यक्ति हैं, 49वें व्यक्ति हैं। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। अब क्यों नहीं दिया जाता, इसका मेन कारण है कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों को दिया जाता है, जो कि बिहार इसमें नहीं आता है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। वह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ मानदंड है। पहला, पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए, जो बिहार नहीं है ना। कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा बिहार में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान है, लेकिन नेपाल के साथ हम लोग लगते हैं। आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन है, लेकिन उतना नहीं है। आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन राज्य के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति, ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर भी सही रहे। उपरोक्त मानदंड गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। किसके फॉर्मूला पर? गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य के लाभ क्या होते हैं? ये तो मानदंड था, अब लाभ क्या होते हैं? केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SCS राज्य अरुणाचल, जो मतलब अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। सी मतलब जो होता है ना, जो SCS स्पेशल स्टेटस जो होता है ना, इन राज्यों को दिया गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 14वें वित्त आयोग के पास बाद 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया। कृषि रोड मैप 4, नया टॉपिक। इस कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। देखिए, पहला जो कृषि रोड मैप था वो 2008 से लेके 2012 में था। दूसरा जो है कृषि रोड मैप 12 से 17 में। तीसरा जो रोड मैप था वो 17 से 23 में। और अब जो चौथा जो रोड मैप है वो 1 अप्रैल 2023 को मतलब लागू किया गया। कृषि के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है, 5 साल के लिए। 31 मार्च 2028 तक है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों का लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज से क्या होता है कि कम लागत में अच्छी उपज हो जाती है ना। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।
इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 जो है लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्लेंड ट्रेंच निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 लाख पौधों को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की उप स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूं और 2015-16 में मक्का मोटे अनाज, वर्ष 2016-17 में मक्का मोटे अनाज तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। पहला जो दिया गया था 2011-12 में चावल के लिए पहला चावल, दूसरा 12-13 के लिए गेहूं, 15-16 के लिए जो थे मक्का मोटे अनाज, 16-17 के लिए मक्का मोटे अनाज तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए जो है मतलब जो है 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जो है दिया गया है। कृषि रोड मैप हम लोग देख लिए हैं। पहला जो कृषि रोड मैप हुआ था 4 साल के लिए 8 से 12, दूसरा 12 से 17 5 साल के लिए, तीसरा जो है 17 से 23 6 साल के लिए, और अभी जो है 2018 से लेकर सॉरी 23 तक, 2017 से लेकर 23 तक, अब 23 से लेकर 28 तक, 2023 से लेकर कितना तक है 2028 तक है, 5 साल के लिए, है ना। अगला जो हम लोग कहते हैं कि टॉपिक है जन सुराज अभियान। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर जन सुराज अभियान का आगाज किया। बिहार में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए ये यात्रा अभी तक 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसरित है। इस दौरान यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज अभियान का दल के रूप में गठन किया गया, जिसमें बिहार के 1 लाख से अधिक जनता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहे, जिसका आधिकारिक नाम जन सुराज पार्टी है। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दलित समाज के आने वाले भारत के पूर्व राजनयिक मनोज भारती मधुबनी के हैं का चयन किया गया है। जन सुराज दल के रूप में देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में राइट टू रिकॉल रखा है। राइट टू रिकॉल ये फिर हम लोग उनकी याद दिलाता है, किनका, केजरीवाल का, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भ्रष्टाचार करेगा तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। मुंगेरी लाल के सपने। दल के उम्मीदवार का चयन अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर के बारे में देखते हैं हम लोग। सासाराम के कोनार गांव के रहने वाले हैं। कौन से जिले के? सासाराम के। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की और इस दौरान कैवेंडिश छात्रावास में रहते थे। आगे चलकर यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर करीबन 10 वर्ष काम किया। वर्ष 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार रहे। यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंधन कार्य की शुरुआत की। पहले 2012 में सीएजी संस्था बनाया बनाया फिर 2015 में आईपीएसी बनाया, जिसका निर्माण चुनाव प्रबंधन के लिए किया।
इसके बाद कई राजनीतिक दल के सलाहकार रहे, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के, 15 में महागठबंधन जिसने जेडीयू आरजेडी इत्यादि दल थे, 2017 में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के लिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। 2018 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में जेडीयू के लिए, वाईएसआरसीपी के लिए, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के लिए, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए, पंजाब में शिवसेना के लिए 2020 में, 2021 में बंगाल में टीएमसी और डीएमके, तमिलनाडु में इन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया था। कौन? प्रशांत किशोर जी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपए तथा हल्की चोट पर 24,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पशु द्वारा फसल क्षति पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। अब घोड़ घोड़पराज द्वारा फसल क्षति पर भी मुआवजा दिया जाएगा। घोड़पराज जंगली सुअर को मारने की समय सीमा में 5 साल की वृद्धि की गई है। मुखिया ग्राम सभा में 50 घोड़पराज तक मारने का फैसला ले सकते हैं। गुड़ प्रोत्साहन नीति, अगला टॉपिक। 1 अक्टूबर 2024 में से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमियों को योजना का लाभ देने के लिए कैन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% अनुदान भी दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में बिहार का प्रदर्शन, बिहार के शिक्षा संस्थान का प्रदर्शन हम लोग देखते हैं। ओवरऑल में जो है IIT पटना जो है 73वें स्थान पे, एम्स पटना 99वां स्थान पे। इंजीनियरिंग के मामले में देखेंगे तो IIT पटना 34वें स्थान पे, NIT पटना जो होता है 55वें स्थान पे। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में देखेंगे तो IIM बोधगया 33वें स्थान पे। फार्मेसी में देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर 33वें स्थान पे। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT पटना जो है 87वें स्थान पे, 27। लॉ के में देखेंगे तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 31वें स्थान पे। मेडिकल में देखेंगे तो एम्स पटना 26वें स्थान पे। और एग्रीकल्चर में देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर 36वें स्थान पे है। अगला टॉपिक, नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। ये थोड़ा ज्यादा ही चर्चा में रहा है और इससे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। कब? 2006 में। संयुक्त सदन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को संबोधन करते हुए किसने रखा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रखा था। किसके पुनरुद्धार के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय के। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत BV जोशी
बी वी दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया। वास्तुकार के कौन थे? वास्तुकार पद्म विभूषण से सम्मानित बी वी दोषी दोषी थे लेकिन दोष किए नहीं कुछ। बी वी दोषी है ना, बी वी दोषी डिजाइन की, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंटिंग मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में? 455 एकड़ में फैला है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया। अब इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं, कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति। अगला टॉपिक, अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा अगर आप पास कर जाते हैं पीटी तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। भारतीय अभिनियंत्रण सेवा, इंजीनियरिंग सर्विसेज, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाती है और उसके लिए आपको दिया जाएगा पीटी पास करने पर 75,000 रुपया। संयुक्त रक्षा सेवा, सीडीएस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लोक सेवा द्वारा लिया जाता है और उसके लिए आपको 50,000 दिया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए एवं नौसेना अकादमी की प्रथम चरण लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपया दी जाएगी, जो कि लोक सेवा द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती एग्जाम पीटी पास करने पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा, एससी और एसटी को। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो किया जाता है, जैसे कि आप यूपी पीसीएस में आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं पीटी में, तो आपको फिर भी 50,000 रुपया तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा, एसबीआई एवं अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में पीओ के प्रारंभिक परीक्षा, एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, जो कि आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा, आईबीपीएस के द्वारा जो पीटी ली जाती है एलआईसी के द्वारा, पास करने पर 30,000 रुपया दिया जाएगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं, आपको सीजीएल एसएससी सीजीएल पास करने पर 30,000 रुपया एससी और एसटी कम्युनिटी को। विभिन्न रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा, तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर संबंधित रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा जो लेते हैं, जैसे कि आरआरबी लेते हैं, है ना, तो उसके लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। स्मार्ट प्री पेड जो मीटर लगाए गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चर्चा में रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऊर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदा देखेंगे। ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 3% की विशेष छूट दी जाएगी। यदि उपभोक्ता के खाते में 2,000 रुपये से अधिक राशि लगातार रहता है तो ब्याज मिलता है। खाते में 3 महीने तक खाते में 3 महीने तक रखने पर बैंक दर से ब्याज दिया जाता है। 3 से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.25% दर से ब्याज दिया जाता है और 6 महीने से 12 अधिक रखने पर बैंक दर प्लस 0.50% की दर से ब्याज दिया जाता है। आपके अकाउंट में मतलब पैसे रहते हैं इतने तो 2,000 से ज्यादा।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सामान्य मीटर की दर से दर एक जैसी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सामान्य मीटर की दर एक जैसी है, कोई भी इसमें कंसेशन नहीं है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग का काम करता है। घर बैठे सुविधा ऐप से सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप पर दैनिक खपत की सही सही जानकारी मिलती रहती है। एक दिन में आप कितना खपत करें वो जानकारी मिलती रहेगी। राशि शून्य होने पर उपभोक्ता को एसएमएस या कॉल के जरिए जानकारी दी जाती है। आपका खत्म हो गया, रिचार्ज कर दीजिए, है ना। बिहार के नवीनतम आंकड़े, कुछ आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। जो कितने, टॉपिक नंबर जो है कितना है, 4 है। टॉपिक नंबर 4, नवीनतम आंकड़े हम लोग लेके चलेंगे। नवीनतम आंकड़े में देखेंगे तो वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, प्रथम जो है किशनगंज, कितना हुआ था, 2155 हुआ था। अररिया 1454 हुआ था। और तीसरा जो है पूर्णिया। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। 2022-23 में सबसे कम वर्षा वाले जिले जो हैं वो जहानाबाद, बक्सर, अरवल। जहानाबाद, बक्सर और अरवल, जहानाबाद, बक्सर और अरवल। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले पटना, मुंगेर, नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 21-22 में जो है, पर सबसे ज्यादा 3 जो है डिस्ट्रिक्ट, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए पटना ज्यादा डेवलप है, उसके बाद डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं तो बेगूसराय इंडस्ट्रियल हब में, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, है ना। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है, तो 21-22 में सबसे कम, अ, पिछला डाटा भी देख चुके हैं, शिवहर सबसे कम रहता है ना। जनसंख्या भी सबसे कम, क्षेत्रफल भी सबसे कम, है ना। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले गया, दरभंगा और रोहतास। गया, दरभंगा और रोहतास। गया, दरभंगा और रोहतास। स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2023 तक की जो है ये रिपोर्ट है, शिवहर, खगड़िया और बक्सर और लखीसराय। बक्सर और लखीसराय। शिवहर, खगड़िया, बक्सर और लखीसराय। वर्ष 2022 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जिले जो है वो पटना, गया और मुजफ्फरपुर। पटना, गया और मुजफ्फरपुर। पटना, गया और मुजफ्फरपुर। वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत करने वाले जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर, अरवल और शेखपुरा। वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास 944.81 हजार टन था, औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर। वर्ष 2022-23 में चावल उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले उत्पादकता, यानी कि रोहतास सबसे ज्यादा 4717 किग्रा पर हेक्टेयर था। उसके बाद लखीसराय, औरंगाबाद। रोहतास, लखीसराय और औरंगाबाद। 2022-23 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले रोहतास, कैमूर और भोजपुर। रोहतास, कैमूर और भोजपुर। 2022-23 में जो होता है ना, गेहूं के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले खगड़िया की 3960 किग्रा पर हेक्टेयर, बेगूसराय और समस्तीपुर। खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर। वर्ष 2022-23 में मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले
अररिया, कटिहार और पूर्णिया। कितना है? 987.26 हजार टन। वर्ष 2022-23 में मक्का की उत्पादकता के शीर्ष तीन जिले अररिया, कटिहार और पूर्णिया। कितना है अररिया का? 9872 किग्रा पर हेक्टेयर। वर्ष 2022-23 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले पटना, औरंगाबाद और नालंदा। पटना, औरंगाबाद और नालंदा। पटना, औरंगाबाद और नालंदा। वर्ष 2022-23 में दलहन की उत्पादकता के शीर्ष तीन जिले बेगूसराय और नालंदा और सिवान। बेगूसराय, नालंदा और सिवान। बेगूसराय, नालंदा और सिवान। वर्ष 2022-23 में गन्ना के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। वर्ष 2022-23 में गन्ना की उत्पादकता के शीर्ष तीन जिले बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया। बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया। बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया। वर्ष 2022-23 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। वर्ष 2022-23 में आम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। वर्ष 2022-23 में केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। वर्ष 2022-23 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर अकेले 48%, पूर्वी चंपारण और वैशाली। वर्ष 2022-23 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा और समस्तीपुर। पटना, नालंदा और समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में सर्वाधिक जो कहा था नालंदा, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। नालंदा, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2022-23 में बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पटना और वैशाली। नालंदा, पटना और वैशाली। वर्ष 2022-23 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। मछली के उत्पादन में जो तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण है। बिहार जाति आधारित जनगणना जो है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बिहार जाति आधारित जनगणना। बिहार जाति आधारित जनगणना हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर का लेके चलेंगे। बिहार में जाति की जनगणना यानी कि जो जाति की गणना है शुरू हुआ था, कब हुआ था? 7 जनवरी 2023 से हुई थी। 7 जनवरी 2023 से हुई थी। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक हुआ। कब हुआ? 7 जनवरी से 21 जनवरी। दूसरा चरण का गणना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ। दो चरण में हुआ था। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। यानी कि पहले चरण में सिर्फ घरों की गिनती की गई और मुखिया घर के मुखिया यानी घरों की गिनती की गई। दूसरे चरण में जाति समेत उसमें 17 फॉर्मेट दिए, 17 क्वेश्चन दिए गए थे। प्रथम जो चरण था। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। पहले में 17 प्रकार की और दूसरे में 26 प्रकार की जानकारी ली। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हड़सेड़ हड़सेड़ गांव में एक लिखकर किया। यह सर्वे वैशाली जिला के हड़सेर गांव में एक लिखकर किया था। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD को सौंपी गई है। इस गणना से संबंधित डेटा बीजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर बीजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटल एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 13.07 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या जो होते है 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें कि 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और महिला जो साक्षरता दर है 73.91% महिला साक्षरता दर है।
बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। कोटिवार संक्षिप्त विवरण जो दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, ईबीसी, इकोनॉमिकल मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, जनसंख्या 4,70,80,514 यानी 36.01% है। पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास 3,54,63,936 यानी कि 27.12% है। अनुसूचित जाति 2,55,89,820 19.65%। सामान्य वर्ग जो होते हैं 2,91,779 यानी 15.52%। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बात हम लोग करेंगे। अनुसूचित जनजाति हम लोग कह रहे हैं मतलब अगर कहें तो कितना होगा, 21,99,361, जो कि कितना परसेंट है, 1.68%। कुल जो आबादी है वो कितना है, 13,07,25,310। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का परसेंटेज, हिंदू 81.99%, अप्रॉक्स 82%, मुस्लिम 17.7%, बौद्ध 0.085%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, जैन जो 0.009%। पृष्ठभूमि, आखिर बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो होता है ना के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आजादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। कब, 2011 में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन पर समर्पित तथा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, याद होगा मंडल आयोग, 1990 में इसे लागू किया गया। इसी के आधार पर मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% तथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति जो 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% आरक्षण पूर्ववत लागू है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया, मतलब आरक्षण पर रोक लगा दिया गया इस पे। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न जातियों का परसेंटेज, पहला यादव, यादव 14.26%, दूसरा धाड़ी 5.31%, रविदास 5.26%, कोयरी 4.2%, शेख 3.82%, मोमीन जुलाहा 3.55%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.09%, भूमियार 2.9%, कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% और कायस्थ जो 0.60% है।
अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं बिहार में, जो बिहार का लोकसभा चुनाव था 2024, इसको हम लोग लेके आगे चलते हैं। पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। बिहार में कुल 497 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें कि 39 महिला उम्मीदवार थी। सभी चरणों को मिलाकर बिहार के कुल 56.19% मतदान हुआ है। महिलाओं की भागीदारी 59.39% रही, जबकि पुरुषों में जो है 53.27% रही। महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदान सुपौल में 70.55% में हुआ था, जबकि सबसे कम मतदान नवादा में 42.61% में हुआ। भाजपा में 12, जेडीयू ने भाजपा ने 12, जेडीयू ने 12, एलजेपी आर ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई जो है एमएल ने 2, एच मतलब HAM सेकुलर ने 1 और एक निर्दलीय पप्पू यादव ने सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार के संभावी चौधरी 25 वर्ष, सबसे कम उम्र की, और जीतन राम मांझी 79 सबसे उम्र दराज सांसद थे। सबसे कम उम्र की संभावी चौधरी 25 वर्ष की, और सबसे जो उम्र दराज थे वो जीतन राम मांझी 79 के उम्र दराज थे, का मतलब संभावी चौधरी है ना। इस चुनाव में बिहार के कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। सबसे ज्यादा मतदान कटिहार संसदीय क्षेत्र में 63.76% हुआ। वहीं पे सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र में 43.17% हुआ। बिहार में नोटा को 2.07% वोट मिले हैं। कुल 89,000, यहाँ पे कितना है, 8,97,323 लोगों ने नोटा को चुना। गोपालगंज को सबसे अधिक 42,863 नोटा को वोट मिले, और हाजीपुर 36,927 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहला कौन? गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर। सबसे कम नोटा वोट पटना साहिब, यानी कि 5,559 वोट में डाले गए। नई केंद्र सरकार में बिहार के कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री श्री जीतन राम मांझी, MSME मंत्रालय इनको मिला था। श्री ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। श्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय। श्री चिराग पासवान, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। राज्य मंत्री में 4 हैं। श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि राज्य मंत्री। श्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला और खान राज्य मंत्री। श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री। श्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, जल शक्ति राज्य मंत्री। बिहार के नवनिर्वाचित 40 सांसदों की सूची। जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद थे, जिनमें कि सुनील कुमार वाल्मीकि नगर, लवली आनंद शिवहर, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी, रामप्रीत मंडल झंझारपुर, दिलेश्वर कामैत सुपौल, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज, विजय लक्ष्मी देवी सिवान, अजय कुमार मंडल भागलपुर, गिरधारी यादव बांका, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मुंगेर, कौशलेंद्र कुमार नालंदा। लोक जनशक्ति पार्टी की जो 5 सांसद हैं, वीणा देवी वैशाली, चिराग पासवान हाजीपुर, संभावी समस्तीपुर, संभावी चौधरी अभी मैंने बताया सबसे कम उम्र की महिला है, 25 वर्ष में सांसद बन गई। राजेश वर्मा खगड़िया, अरुण भारती जमुई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 12 सांसद हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, डॉक्टर संजय जायसवाल, अशोक कुमार यादव मधुबनी, प्रदीप कुमार सिंह अररिया, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा, राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर, जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज, और राजीव प्रताप रूडी सारण, नित्यानंद राय उजियारपुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब, विवेक ठाकुर नवादा। राष्ट्रीय जनता दल के कुल 4 सांसद हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा, सुधाकर सिंह बक्सर, सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद, अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 3 सांसद हैं, मोहम्मद जावेद किशनगंज, तारिक अनवर कटिहार और मनोज कुमार सासाराम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो 2 सांसद हैं, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन
सुदामा प्रसाद आरा, राजा राम सिंह काराकाट। काराकाट से मतलब पवन सिंह भी थे, है ना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कुल एक सांसद है, जीतन राम मांझी गया से। निर्दलीय केवल एक सांसद है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया। बहुत चर्चा में रहते हैं, है ना। अभी देखे भी हैं हम लोग। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, अगला जो टॉपिक है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य। प्रीपेड रिचार्ज करना, खपत करना, नहीं आए मिस कॉल आएगा या कॉल आएगा, 31 दिसंबर 2024 तक इसको लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार 9.76 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य 2024-25 में है। बिहार के कुल बिजली उत्पादन का नवीनीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य 2024-25 में है। बिहार के 10 लाख परिवारों को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 में है। बिहार के 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त कार्य आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन के जोड़ने का लक्ष्य 2024-25 के है। बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य 2024-25 में है। जीविका दीदियों द्वारा 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य 2024-25 में है। 1,04,00,000 जीविका दीदियों की बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 है। 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य 2024-25 है। जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित या स्वनियोजित करने का लक्ष्य 24-25 है। बिहार के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों को आख्यायित करने का लक्ष्य 2024-25 है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय दो के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा 2025 है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। औरंगाबाद, टिहरी एवं सासाराम शहरों के पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य 2028 है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य योजना 2030 है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य 2030 है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 2030 तक हम कर लेंगे 100% साक्षरता। साक्षरता मतलब जानते हैं ना, एक भाषा पढ़ना और लिखना आता हो, 2030 तक करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 है। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2070 है। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे विधानसभा में पास हुए विधेयक। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम है। दूसरा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2024। यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 को संशोधित करेगा। अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी इत्यादि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा की जाएगी, है ना। तीसरा, बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024। इसके तहत राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024। बिहार राज्य बाल श्रमिक संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 को संशोधित करेगा। इसका उद्देश्य बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड विधेयक 2024, यह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। संस्कृत शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड विधेयक अधिनियम 2024 संशोधन है। यह बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024 है। यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 को संशोधित करेगा। इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है। बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक है। यह बिहार राज्य महिला अधिनियम 1999 को संशोधित करेगा। इसके लागू होने के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा। आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024, राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि करना और उनके लिए उपाय चिन्हित करना। बिहार मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2024, यह बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 को संशोधित करेगा। इसके तहत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी वर्ग अथवा श्रेणी के करदाताओं को अधिनियम के अंतर्गत विहित विवरणीय दाखिल किए जाने से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी। अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, है ना। नियुक्ति, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वें राज्यपाल है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 9वीं बार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन 44वीं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव आजादी के बाद 17वें। विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह 13वें। बिहार विधान परिषद उपसभापति डॉक्टर राम वचन या राय। बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता पी के शाही। पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण। अन्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार। महालेखाकार विशाल बंसल। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मोहन बदर। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष असुमेघ देवी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक उर्फ राजू। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र। रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष श्री मनोज दुबे। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप। बिहार फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार रोहतास के। बिहार पशु विभाग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार सिन्हा। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह सारण जिला के। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी। बिहार IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AN राय। बिहार राज्य का जैव विविधता पार्षद के अध्यक्ष भारत ज्योति। यूपी के ADG अमिताभ यश भोजपुर के हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष सुभाष पटवारी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह। अब बिहार के नए मंत्रिमंडल की बात करेंगे। 10वां टॉपिक, नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार पहला तो सामान्य प्रशासन
निगरानी गृह मंत्रालय ये कभी किसी को दिए नहीं। गृह, निर्वाचन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, अन्य सभी आवंटित विभाग जितने भी है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग। प्रेम कुमार, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हरी सहनी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय। संतोष कुमार सुमन, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन मंत्रालय। विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग मंत्रालय। रेणु देवी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय। शीला कुमारी, परिवहन मंत्रालय। मंगल पांडे, स्वास्थ्य और कृषि विभाग मंत्रालय। नीरज कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण मंत्रालय। अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्रालय। लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्रालय। नीतीश मिश्रा, उद्योग और पर्यटन मंत्रालय। नितिन नवीन, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय और विधि मंत्रालय। दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व मंत्रालय और भूमि सुधार मंत्रालय। माहेश्वर हजारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। शीला कुमारी, परिवहन मंत्रालय। सुनील कुमार, शिक्षा मंत्रालय। सुनील कुमार, जनक राम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्रालय। कृष्ण नंदन पासवान, गन्ना उद्योग मंत्रालय। जयंत सराज, भवन निर्माण मंत्रालय। मोहम्मद जमा खान, अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्रालय। रत्नेश सदा, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन मंत्रालय। केदार को प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज विभाग मंत्रालय। सुरेंद्र मेहता, खेल विभाग मंत्रालय। संतोष कुमार सिंह, श्रम संसाधन विभाग मंत्रालय। अब हम लोग महत्वपूर्ण अभियान जो है उसको लेकर के चलेंगे। अभियान में देखेंगे तो पहला है जन सुराज अभियान। किसके द्वारा? प्रशांत किशोर के द्वारा। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भीती हड़वा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर जन सुराज अभियान का आगाज किया। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन स्वराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। दूसरा, महिला शक्ति अभियान। बिहार पुलिस के द्वारा दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की। इसमें पुलिस की विविध इकाइयों एवं कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। अगला अभियान है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। यू आर द वन एंड टर्निंग 18 अभियान पटना जिला प्रशासन द्वारा टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान युवाओं मतदाताओं की वोट करने की जागरूक करने के लिए किया गया था। है तैयार हम अभियान बिहार पुलिस ने है तैयार हम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। मिशन दक्ष अभियान शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में राज्य के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना है। कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। सांस अभियान स्वास्थ्य विभाग निमोनिया के होने वाले मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस अभियान चलाया गया। मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना नगर निगम के द्वारा पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया। चकाचक अभियान ये जो है अभी पूछा भी गया है एग्जाम में। पटना नगर निगम के द्वारा बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान। दूसरा, मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करना है। मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन और जीर्णोद्धार करना है। मिशन 60 में
स्त्री अभियान महिला कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। यह अभियान को 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है। यह योजना के तहत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: तालाबों पर आहार, पाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधा लगाना और कुओं का निर्माण करना। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया है। अभी कुछ योजनाएं जो नई योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 6 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को निःशुल्क HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई है। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 से मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह योजना की शुरुआत की है। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन किया। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम 7 अगस्त 2023 से शुरू किया गया। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों के प्रदर्शन करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की गई है। मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पे मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों के मरीज फ्रेंडली बनना एवं चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करना है। हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022 से गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया और बोध गया एवं नवादा में उपलब्ध कराना। 28 नवंबर 2022 को बोध गया में भी इसका शुरुआत की गई है। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर है। कुल बजट 4475 करोड़ है। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। विभिन्न रिपोर्ट के रैंकिंग में बिहार का स्थान है ना। रिपोर्ट एंड रैंकिंग की बात हम लोग करेंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी करता है नीति आयोग। बिहार का स्थान सबसे अंतिम स्थान बिहार स्कोर रहा 757 और प्रथम स्थान रहा केरल एवं उत्तराखंड का। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 जारी करता FSSAI है ना। और 6 मतलब पैरामीटर्स पर आधारित था। बिहार का स्थान 21वां रहा, स्कोर 36.5 रहा और प्रथम स्थान केरल का रहा। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा बिहार का स्थान 15वां रहा। शहर में इंदौर और सूरत, राज्य में महाराष्ट्र जो है प्रथम रहा। लॉजिस्ट लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बिहार का स्थान आकांक्षी श्रेणी में रहा। अचीवर श्रेणी में जो थे कुल 13 राज्य रहे। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार का स्थान तीसरा रहा और पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सबसे ज्यादा गरीब बिहार रहा। कितना परसेंट? 33.76% लोग गरीब है। सबसे कम गरीब केरल में है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बिहार का रैंक 19वां बड़े राज्यों में सबसे अंतिम और सबसे प्रथम जो है वो स्थान किसका रहा? तो केरल का रहा है ना। अब कुछ हम लोग ऐप और पोर्टल की बात कर लेते हैं जो जारी किए गए हैं किसके द्वारा? मंत्रालय के द्वारा।
परिमार्जन प्लस पोर्टल राजस्व और भूमि सुरक्षा सुधार विभाग के द्वारा जो होता है ना जारी किया गया है। नया ऐप जो है नज, पहला फर्स्ट जो है वो नज ऐप है, शिक्षा विभाग के द्वारा। नज ऐप सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए नज ऐप तैयार किया जा रहा है। सभी परेशान है शिक्षक। परिमार्जन प्लस पोर्टल राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा, इसमें रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता एवं में हुई त्रुटि, डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और एवं चौहदी या प्रतिष्ठी में त्रुटि, लगान संबंधी विवरण में सुधार का मौका मिलेगा। परिमार्जन प्लस एक नजो ऐप हो गया शिक्षा विभाग द्वारा, और राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस ऐप। ई पिंडदान ऐप पहले भी देख चुके हैं हम लोग, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकेगा। ई पिंडदान के लिए 23,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 23,000 पिंडदान ऑनलाइन। बालू मित्र पोर्टल खान एवं भूतत्व विभाग, इसके तहत बालू को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा तथा साथ में होम डिलीवरी भी किया जाएगा। ये सही है। बालू मित्र पोर्टल। सिटीजन मोबाइल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य में से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। बेस्ट प्लस ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट प्लस ऐप। सिटीजन मोबाइल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा और बेस्ट प्लस ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार है तैयार पोर्टल। बिहार है तैयार पोर्टल उद्योग विभाग के द्वारा, इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मौसम बिहार मोबाइल ऐप योजना एवं विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग सुदूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। मौसम बिहार मोबाइल ऐप। बेफिक्र ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा शेष विशेष ऐप बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। फिल्लो पोर्टल राष्ट्र शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। फिल्लो पोर्टल। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हाइडिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री लघु एवं सीमांत किसान को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग, इसी विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना के संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। वामिस ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजना को प्रभावी प्रबंधन एवं निगरानी के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग, इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई ई लॉट्स पोर्टल बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। ई लॉट्स पोर्टल यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। यह पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला जब हम लोग आएंगे तो नीति विधेयक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।